नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 20 मार्च 2023 और आज के सत्र में हम डेली की तरह क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर करेंगे। कुछ संपादकीय वाले टॉपिक्स होंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होते हैं। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हो, सीटेट, एसटेट, तो इंग्लिश तो डेफिनेटली मायने रखती है। इंग्लिश पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इस सत्र में आप जुड़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी मजबूत होगी और हिंदी भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों भाषा पर जो है वो आपकी पकड़ अच्छी बनी रहेगी और वर्तमान में हो रही घटनाओं से आप रूबरू होंगे, अवगत होंगे। तो शिक्षक हों या छात्र हों, यह सेशन जो है दोनों के लिए उपयोगी है जो अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल सत्र में बने रहिए। पहला टॉपिक देखते हैं हम, स्पेक्ट्री ऑफ स्टैगफ्लेशन। देखो, स्पेक्ट्री ऑफ स्टैगफ्लेशन, आपको सर स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है मुद्रास्फीति जनित मंदी, अर्थात ऐसी मंदी जो मुद्रास्फीति के कारण आती है। मुद्रास्फीति क्या होता है? जो वस्तुओं का जो दाम बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो डेफिनेटली मान लो दाम बढ़ेंगे वस्तुओं के, तो आप वस्तुओं को कम खरीदोगे, आप खरीद कम कर दोगे, खर्च कम करोगे, तो क्या होगा, मार्केट में फिर मंदी आएगी। उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो यहाँ पे है स्पेक्ट्री ऑफ स्टैगफ्लेशन कि मुद्रास्फीति जनित मंदी का जो भूत है, जो उसका साया है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, उसको हम देखेंगे। ठीक, चलो दूसरा टॉपिक हमारे स्क्रीन पर है, स्लो स्टेप्स टू इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, अब देखो भारत चीन सीमा को लेकर टॉपिक है कि जो स्लो स्टेप्स जो हैं, ठीक है, जो सीमा पर जो शांति की बात है, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी की बात है, तो भारत चीन सीमा पर शांति क्या है, दोनों देशों के लिए ज़रूरी है। लेकिन दोनों देश क्या है, धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं, धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है कि आखिर देर क्यों हो रही है और वहाँ पे कहाँ कहाँ जो मतलब मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, वो सॉल्व हो गई हैं और कहाँ कहाँ सॉल्व होनी बाकी हैं। और हमारा जो मैनेजमेंट है, बॉर्डर को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, वहाँ की उत्पन्न होने वाली समस्याएं जो हैं, उसको लेकर जो भारतीय सैनिक हैं और जो चीन के सैनिक हैं, वो दोनों उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो उसको लेकर चर्चा है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है। ठीक, वो देखो, तीसरा है प्लेइंग विद फायर। ठीक है, ये केरला को लेकर है, हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी भी करें, हम तो बताएंगे ही, आप भी पढ़ें। मूविंग फॉरवर्ड विद द न्यूअर कंसेप्ट ऑफ यूएचसी। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर बात है। सार्वभौमिक बोलते हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर है कि हम आगे बढ़ें एक न्यूअर कंसेप्ट, किसका नया कंसेप्ट, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के नए कंसेप्ट के साथ, उसको लेकर चर्चा है। ठीक है, हेल्थ कवरेज तो सभी के लिए ज़रूरी है ना, स्वास्थ्य जो है एक महत्वपूर्ण घटक है आपके जीवन का, तो उसको लेकर चर्चा इस टॉपिक में की गई है। ठीक, चलो आशा है कि आप बात को समझ रहे होंगे, टॉपिक्स को समझ रहे होंगे। आप एक काम और करें, जैसे ही मैं अब चलो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, अपने साथ एक नोटबुक और एक कलम लेकर बैठें, ताकि उससे क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स मैं बताता जाऊंगा उसको आप नोट डाउन करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो पा जाएगी। और अच्छी इंग्लिश के लिए ना अच्छी वोकैब का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलो देखो, हायर क्रेडिट कॉस्ट में फर्दर डैम्पेन कंजप्शन। ये कह रहा है कि जो हायर, जो उच्च स्तर का जो क्रेडिट कॉस्ट है ना, उससे क्या होगा, कंजप्शन डैम्पेन होगा, है ना, वो प्रभावित होगा। ठीक, चलो हम पढ़ते हैं, अब समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या बताया गया है। ठीक, चलो पहला है, आप जैसे पढ़ें यहाँ पर कि द लेटेस्ट, है ना, द लेटेस्ट, लेटेस्ट क्या होता है, नवीनतम, सबसे नया। ग्लोबल होता है वैश्विक। तो लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स मतलब नवीनतम वैश्विक जो वित्तीय घटनाक्रम हैं, जो गतिविधियां हैं, कौन सी, नवीनतम वैश्विक वित्तीय गतिविधियां। और रिसेंट इकोनॉमिक डेटा, वर्तमान में जो इकोनॉमिक डेटा है, कहाँ के, इंडिया के, आर टुगेदर रेजिंग फियर्स, इन दोनों से आशंकाएं सामने आ रही हैं कि सेवरल मेजर इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, की दुनिया की कई सारी जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें भारत की भी शामिल है,
दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत भी की अर्थव्यवस्था भी शामिल है, may be headed for a spell of debilitating stagflation। ये क्या है? मंदी की तरफ, ठीक है, मतलब कमजोर करने वाली है ना, मंदी की तरफ है ना, इकोनॉमी को वीक करने वाली मुद्रास्फीति जनित मंदी की तरफ ये लोग क्या, ये अर्थव्यवस्थाएं क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली ये अच्छा तो नहीं ही कहा जा सकता है। ठीक है, चलो लास्ट वीक्स रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग फॉर फरवरी। देखो भारत के ना एनएसओ से जो फरवरी के लिए जो लास्ट सप्ताह जो रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग आया है ना, खुदरा मुद्रास्फीति रीडिंग जो आई, जो कि 6.44% थी, क्लियरली बिलाइज, उससे साफ ये बात झूठ लगती है कि आरबीआई मोस्ट रिसेंट फोरकास्ट फॉर Q4 इन्फ्लेशन ऑफ 5.7%। आरबीआई का जो Q4 इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट था, आकलन था कि 5.7% रहेगा, वो बिल्कुल असंगत लगती है, संभव नहीं लगती। ठीक, विद जनवरी हैविंग लॉग्ड सीपीआई बेस्ड प्राइस गेन्स ऑफ 6.52%। देखो सीपीआई बेस्ड जो प्राइस गेन्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वाला जो है वो 6.52% पर है। तो प्राइसेज विल हैव टू सॉफ्टन so sharply in March as to drag the headline number down by more than 2.30 basis points to about 4.1% for RBI projection to come true। अब देखो यहाँ पर कि प्राइस को ना सॉफ्टन होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, सो शार्पली इन मार्च में एज टू ड्रैग द हेडलाइन नंबर डाउन बाय मोर देन 230 बेसिस पॉइंट्स, की जो हेडलाइन नंबर है ना वो 230 बेस पॉइंट से ड्रैग करे, डाउन जाए, नीचे जाए 4.1% तक लगभग। ठीक है, उसी से क्या होगा, आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है, जो आकलन है, वो सही साबित होगा। अ लुक एट द कंपोनेंट्स ड्राइविंग इन्फ्लेशन। देखो कंपोनेंट्स जो हैं, जो घटक जो है जो इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, उस पर अगर ध्यान दें तो उससे पता चलता है कि जो कोर इन्फ्लेशन है, क्या है, कोर इन्फ्लेशन जो है, व्हिच स्ट्रिप्स आउट द इम्पैक्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेज, ठीक है, स्टिल रिमेन्स स्टक एट 6.2% फॉर थर्ड स्ट्रेट मंथ। ठीक है, ये क्या है, अभी भी तीसरे स्टेट मंथ में कितने पर है, 6.2% पे स्टक है, एंड कंटिन्यू टू hover ऑलमोस्ट एट एंड अबव 6% लेवल सिंस मई 2021। और ना ये क्या है, मई 2021 के बाद से ना प्रायः 6% के आसपास या उससे ऊपर होवर होता रहा है। ठीक है, मतलब उसके आसपास रहा है। दैट कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स परसेंटली एलिवेटेड, ये हमेशा मतलब ऊंचा रहा है ये। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है, डिस्पाइट आरबीआई हैविंग रेज्ड हिज बेंचमार्क इट्स बेंचमार्क। हालांकि आरबीआई ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को 250 बेस पॉइंट से बढ़ा दिया, लेकिन स्थिति वही है। सिंस लास्ट मई रिवील्स द डिफिकल्टी मॉनेटरी अथॉरिटीज आर फेसिंग इन टैंपिंग डाउन ऑन प्राइस गेन्स बाय इंक्रीजिंग क्रेडिट कॉस्ट सो एज टू डैम्पन डिमांड। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमी से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई है। आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे इन मुद्दों को, इन बिंदुओं को। ठीक, गवर्नर शशिकांत दास और आरबीआई के दो अदर मेंबर्स हैं, उन्होंने है कुछ पॉइंट्स उठाए, उन्होंने कुछ तर्क दिए, है ना, उसको यहाँ बताया गया है। ठीक, उसके बाद आप देखो कि क्वेरिंग द प्राइस फर्दर इज प्राइस गेन्स अक्रॉस द फूड बास्केट टू शोइंग, है ना, डिसकंसर्टिंग ट्रेंड्स डिस्पाइट अ मार्जिनल। तो उसी के बारे में यहाँ बात की गई है, आप इसको देख लोगे। ठीक, प्राइस ऑफ फूड की कैटेगरीज, देखो फूड बास्केट में खाद्य की, भोजन की टोकरी में जो 4 कैटेगरी है उसके प्राइस को लेकर बात की गई है। ठीक है, जो क्या बताते हैं वो, मतलब दैट अकाउंट फॉर मोर देन अ फिफ्थ ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ना मतलब मोर देन अ फिफ्थ, मतलब 5वें भाग, है ना, से अधिक बंद है। क्या है ये, 5वें भाग से अधिक है। 4 जो मुख्य कैटेगरीज हैं उसको लेकर है। ये क्या है, ये मतलब लगातार हाई रही हैं, ऊंची रही हैं, अधिक रही हैं, है ना। ये 4 कैटेगरी जो है जिसकी यहाँ पे चर्चा की गई है ना, 4 कैटेगरीज, ये लगातार ऊंची रही हैं साल दर साल इन्फ्लेशन पे देखा जाए तो, है ना, उसको लेकर यहाँ बात की गई है। ठीक है, आप इसको देखोगे, पढ़ोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे वाइल पॉलिसी मेकर्स, तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो नीति निर्माता हैं, वो क्या करेंगे,
उन्हें क्या करना पड़ेगा, नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन, उन्हें मुद्रास्फीति को रोकने पे ध्यान देना होगा लगातार। ठीक है, जो राइजिंग अनसर्टेनिटी है, जो बढ़ती हुई अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी बोलते हैं अनिश्चितता को, किसको लेकर के, ग्रोथ मोमेंटम को लेकर के। ठीक है, सस्टेनिंग इन द फेस ऑफ हाइटन रिस्क ऑफ रिसेशन। देखो क्या है, अभी दुनिया के कई देशों में ना रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है ना। एडवांस इकोनॉमी में आगे बढ़ती जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, उसके बाद फिर यूके आदि की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मंदी का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो यहाँ पे अनिश्चितता है ग्रोथ मोमेंटम को, विकास की गति को लेकर के, ठीक है, उस सब को देखते हुए ना इन्फ्लेशन को काबू में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे ये होगा कि स्थिति विपरीत होगी। ठीक है ना, तो उसको लेकर यहाँ बताया गया है। ठीक, अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के दो बैंक क्या हुआ, डूब गए ना, काम करना बंद कर दिया दो बैंकों ने, तो डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो उसी को लेकर इसमें चर्चा की गई है, आशा है कि आप इसे समझे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, येट फेल्योर टू एंजेंडर एंड्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी कुड लीड टू स्टैगफ्लेशन। वही यहाँ पे बताया गया है कि मान लो सही तरीके से अगर इसे डील नहीं किया गया, फेल्योर अगर रहा इसमें, ठीक है, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी नहीं की गई, तो मतलब मूल्य में स्थिरता नहीं लाई गई, तो क्या होगा, उससे उससे मुद्रा स्फीति जनित मंदी आएगी, है ना, स्टैगफ्लेशन आएगा। unless supply side measures such as GST rationalization and fuel prices cuts are expedited, the overall macroeconomic outlook appears worrying। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो चिंताजनक प्रतीत होता है। ठीक है, इन सब संबंधों में देखते हुए, इस संदर्भ में देखते हुए, तो आप इसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक नहीं, इसके बाद एक और टॉपिक ब्रीफ में बताऊंगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, स्लो स्टेप्स टू इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी। आप इसे समझो कि भारत चीन के दृष्टिकोण से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो पहली बात, चीन को आप समझो, चीन क्या है, भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। ठीक, हालांकि देखो हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। मान लो पड़ोसी हमारा क्या है, मान लो पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है या हमें सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें जो है आपस में सामंजस्य के साथ उसे भी मतलब एक तरह से बातचीत के साथ अपने महत्व को हमें दिखाना होगा कि हमारा महत्व क्या है अपने पड़ोसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि भारत चीन का जो टेंशन है ना, तनाव जो है, जो मुख्यतः सीमा समस्या को लेकर है, बॉर्डर इशू को लेकर है। हाल ही में आपने देखा कि अगर एक बार तो जो ट्राई जंक्शन है, भूटान से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे भारत भूटान और चीन की सीमा लगती है, वहाँ पे तनाव हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर और भी भारतीय सैनिक के कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए थे, चीन के सैनिक भी हताहत हुए थे सीमा पर, है ना। तो भारत ने तो स्पष्ट कर दिया था इतने सैनिक शहीद हो गए हैं, लेकिन चीन की तरफ से बाद में बताया गया, ठीक है, उसने स्पष्ट कभी नहीं किया वैसे, है ना, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जानकारी आई कि चीन के सैनिक भी हताहत हुए हैं। तो खैर जो भी है, तो तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो यहाँ पर वही है कि जो भारत चीन जो बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी है, चीन सीमा शांति, बॉर्डर पर शांति जो है, उसको लेकर जो पहल किए जा रहे हैं काफ़ी लेट हो रहे हैं। देखो भारत और चीन के बीच कुछ सीमा की बात करूँ ना बच्चों, तो 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। ठीक है, लेकिन ये एक नए समझौते की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ये 2020 में बताया कि दोनों के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक है, गलवान में हुआ था, भारतीय सैनिक और चीन के PLA के बीच संघर्ष हुआ था। तो डेफिनेटली समस्या तो गंभीर है। ठीक, उसके बाद फिर आप ये देखो 20 की घटनाओं के बाद, देखो 20 की घटनाओं में देखो, पहले उससे पहले क्या हुआ था कि हमारे दोनों देशों की सेनाएं जो थी ना, आपस में इस तरह से खूनी संघर्ष नहीं होता था, लेकिन इस बार 2020 में तो हुआ था। ठीक, उसके बाद देखो ये तनाव कम करने के प्रयास के रूप में क्या होते हैं, चीन के जो मतलब मंत्री हैं और भारत के जो हैं अधिकारी वगैरह, उनके बीच भी बैठक होती रही है कई बार। ठीक है, विदेश मंत्री जो हैं वो हाल ही में जो G20 जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, अब बताया था मैंने आपको, भारत इस पर अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली में जो G20 की जो बैठक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें भारतीय जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री किन गैंग के साथ मुलाकात की थी। ठीक है, बैठक की थी। ठीक, और दोनों जो पक्ष हैं वो जो 4 बिंदु हैं, 6 में से 4 बिंदु हैं, मतलब गलवान की बात करूं, पैंगोंग त्सो है, ठीक है, जेनान है और गोगरा पोस्ट है।
इस पर मतलब डिसएंगेजमेंट में पहल की है दोनों ने, और दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। लेकिन दो जो और एरिया है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, वहाँ समस्या बनी ही हुआ है, जो कि 1000 किलोमीटर का क्षेत्र है। मतलब 3000 किलोमीटर पर तो हो गया है, लेकिन 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ठीक है, एक्चुअली वहाँ पे क्या है, कई जगह पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहाँ पे नो पेट्रोल जोन भी है ना, नो पेट्रोलिंग जोन, कि किसी भी देश की सेना जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं करेगी। लेकिन और अगर कोई सेना पेट्रोलिंग करती हुई, मान लो दोनों देशों की सेनाएं आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, तो एक सेना पीछे हट जाएगी, है ना, या दूसरी सेना, दोनों हट जाएंगे वहाँ से। ठीक है, टकराव नहीं होगा। लेकिन इसका उल्लंघन हुआ है। ठीक, और कई जगह देखो नो पेट्रोल जोन वहाँ होता है ना, जहाँ दोनों देश क्या है दावे करते हैं अपने अपने की। कोई कहता है कि एक देश कहता है मेरा भी यहाँ दावा है, दूसरा कहता है मेरा भी यहाँ है, उसको नो पेट्रोल जोन घोषित किया जाता है। ठीक है, तो कहने का यह मतलब है कि वहाँ पे नो पेट्रोल जोन को लेकर भी समस्या है। तो कहने का मतलब जो बॉर्डर मैनेजमेंट है ना, उसमें अगर सही से सुधार किया जाए, उसको सही से देखा जाए, तो इस समस्या का समाधान जो है वो आसानी से हो जाएगा। जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके जो साधन हैं उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर देखो चीन की तरफ से भी हुआ है कि वहाँ पे देखो ना क्लियर मैप नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी गोल पोस्ट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, लद्दाख में भी ऐसा देखा गया है। ठीक, तो बिना किसी छेड़छाड़ किए हुए, ठीक है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए दोनों देश आगे बढ़ें, दोनों देश एक दूसरे की बातों को समझें, तो दोनों देशों का हित है, उसी में यहाँ पर चर्चा की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट को चेंज किया जाना भी एक समस्या है। ठीक है, इसका आर्टिकल में बताया गया है। ठीक ना, यहाँ पे देखो अटेम्प्ट्स टू ईज द बॉर्डर सिचुएशन, बॉर्डर पर जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसको सही करने, सुधार करने का प्रयास, उसको यहाँ पे नीचे बताया गया है। क्या क्या पहल की जा रही हैं, जो विदेश मंत्री हैं या अधिकारी जो मिलते रहे हैं, किस तरह बातें होती हैं, उस सब को लेकर है। तो आप इसे पढ़ें, आशा है कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, और उसके बाद फिर एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को लेकर है। तो आप इसे देखेंगे तो आसानी से आपको इसे समझ में आएगा ये। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर है। हाँ, आसान सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आप इसे भी पढ़ें। ठीक है ना। चलो, और इसमें यूएचसी मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। एक बार आप ये समझ लो बात कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में सुनो आप, कि जैसे मान लो देखो हेल्थ का जो टॉपिक है ना, मतलब किसी के लिए भी, चाहे आप हो या हम हो, ये फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है, ये सभी को चाहिए। स्वास्थ्य के बिना आदमी नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसमें है कि WHO भी इस पर बल देता है। ठीक है, WHO भी कहता है कि किसी ये मतलब मूलभूत आवश्यकता है, इसे मतलब सभी को प्राप्त होना चाहिए, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में रहता हो। ठीक है, चाहे सुदूर क्षेत्र में, रिमोट एरिया में रहता हो, रिमोट जानते हो ना, दूर के क्षेत्र, उसमें रहता हो, या फिर शहरी क्षेत्र में रहता हो। ठीक है, डॉक्टर जो है उपलब्ध होने चाहिए, नर्सेज उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक, और भारत का जो मतलब पब्लिक हेल्थ एक्सपेंसेज है ना, वो GDP का 1.28% है। कितना है, 1.28%, जो कि दुनिया के अदर कंट्रीज की बात करूँ ना, उसके हिसाब से बहुत कम है। मतलब भारत में स्वास्थ्य पर खर्च उतना नहीं है। तो डेफिनेटली आप समझो कि स्वास्थ्य पर खर्च नहीं किया जाता है तो सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं होंगी, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और ध्यान देना भी चाहिए। ठीक है ना, तो उस सब को लेकर इसमें चर्चा की गई है, उसको बताया गया है। ठीक, और उसके बाद फिर इसका जो कंसेप्ट है उसको यहाँ बताया गया है, किस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा मॉडल बने जहाँ पे कि मतलब जो प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसको प्राथमिकता दिया जाए। प्राथमिक चिकित्सा तो सबसे ज़रूरी है ना। ठीक है, उससे क्या होगा, जो प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी, उससे क्या होगा, जो बड़ी बीमारियां हैं या बीमारियां जो आगे बढ़ेंगी, बीमारियों को आप स्टार्टिंग में ही रोकने में सक्षम हो पाओगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो बीमारियां क्या है वो बड़े स्तर पर नहीं जाएंगी। आप गंभीर बीमारी के शिकार जल्दी नहीं होगे। बीमारी जो है शुरुआत में उसे पकड़ लिया जाएगा बीमारी को, तो इलाज उसका सही समय पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब को लेकर यहाँ बताया गया है। ठीक, और यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें कि प्राथमिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रेफरेंस दिया जाए। ठीक, और जो मतलब इसमें एक अकाउंटेबिलिटी की भावना आए, ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक, और जो हेल्थ जो है ना, किसी पर्टिकुलर का किसी स्पेशल क्लास तक या किसी सीमित क्षेत्र तक ना रहे। सीमित क्षेत्र तक रहने का आशय, मान लो क्या होता है, जो शहर में रहते हैं या जो
सही जगह पर रहते हैं उन्हें हेल्थ कवरेज तो मिल पाता है, लेकिन जो दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, रिमोट क्षेत्र हैं, सुदूर क्षेत्र हैं, मुख्यालय से दूर का क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की उपलब्धता होनी चाहिए। कहने का मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य वाला दृष्टिकोण जो है वो सामने होना चाहिए, लागू होना चाहिए, उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। तो आप इसे पढ़ें, समझें, ठीक है। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ नए सत्र में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू। गुड नाइट।